हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। बच्चे, शुरू करते हैं आज हमारे सेशन की। और आज का जो हमारा सेशन होगा, कौन सी यूनिट हम लोग उसमें शुरू करने जा रहे हैं। आज के आपके लगभग हर एग्जाम की ट्रेंडिंग यूनिट है बच्चे, जिसको आप लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स हिंदी में कहेंगे उसको आप जीवों में। जीवों में जनन बच्चे, जिसको आप सभी के द्वारा कहा जाएगा सर, पुकारा जाएगा। कोई भी एग्जाम हो बच्चे, उस एग्जाम के अंतर्गत सबकी ट्रेंडिंग यूनिट आजकल ये है, क्योंकि रिप्रोडक्शन का डायरेक्टली संबंध आपके जीवन के लगभग हर फेज से है। हमारे जीवन के अंदर जो परिवर्तन होते हैं प्रजनन के बाद में या प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान, वो सारे के सारे परिवर्तन हमारी बहुत सारी जेनेटिकल डिजीज, उनको समझने के लिए आपको इस यूनिट को बहुत डिटेल में, बहुत गहराई में समझना पड़ेगा बच्चे। तो इसी को आज हम शुरू करने जा रहे हैं और पहला हमारा सेशन है आज, जो हमारा इस यूनिट के अंतर्गत लगेगा बच्चे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में जनन। देखो, पढ़ने के कई तरीके हैं बच्चे। यही चैप्टर आप लोग छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो एक अलग लेवल पे आता है। इसी चैप्टर को आप टीजीटी पीजीटी लेवल पे पढ़ते हो, अलग तरह से आता है। इसी चीज को आप अगर सेट लेवल पे पढ़ोगे बच्चे, तो सेट लेवल पे इसके अंदर कई प्रकार की वैरायटी के अंदर आप ऑर्गेनिजम्स के विषय में गहराई से गहन अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हर एग्जाम के लेवल पे इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका अलग होगा बच्चे। तो आज हम अपना शुरू करते हैं और बिल्कुल शुरुआत से, जहां से इस यूनिट को समझने में आपको किसी बच्चे का बेस चाहे कैसा भी हो, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, उस जगह से हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं बच्चे आज। ओके सर। देखिए बच्चे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, हम मुख्य तौर पे 3 प्रकार से प्रजनन के इस यूनिट को डिवाइड करके पढ़ेंगे, जो अपने आप में एक पूरा सब यूनिट बन जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे द्वारा जो पहला सेगमेंट इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा वो होगा बच्चे रिप्रोडक्शन के मेथड कितने होते हैं, कौन कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कुछ घंटे ये चलेगा आपका। फिर उसके बाद में एक एक करके सभी मेथड्स को हमारे द्वारा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। सेकंड पार्ट जो होगा इस यूनिट का, उसमें हम लोग एनिमल्स पे फोकस करेंगे, एनिमल्स के अंदर ह्यूमन पे फोकस करेंगे। और तीसरा जो पार्ट होगा इसका, वो हमारा होगा प्लांट्स के ऊपर। और प्लांट्स के अंतर्गत भी कुछ माइक्रो और कुछ मैक्रो, स्मॉल सूक्ष्म या बड़े प्लांट्स, दोनों को मिला करके हम लोग पढ़ेंगे बच्चे। तो अगर आप डिटेल में देखेंगे तो काफ़ी सारे समय तक ये यूनिट चलने वाली है आपकी, और डेफिनेटली मल्टीपल क्वेश्चंस आपको बच्चे यहाँ से देखने को मिलेंगे। और बाकी की जो यूनिट्स है ना, उनको समझने का आधार बनेगी ये सर। जब तक आपको रिप्रोडक्शन के सारे मैकेनिज्म नहीं पता होगा तो आप लोग सेल में फंसेंगे। सेल के से साथ साथ में बच्चे फिर आपके जितने भी ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपने जिनसे हमारी बॉडी का निर्माण होता है, वो सारी चीज़ों का बेस है ये। देखो, आप एग्जाम्स का सिलेबस अगर डाउनलोड करोगे तो सिलेबस के अंदर जो यूनिट्स के नाम है, हो सकता है आपको थोड़े रैंडम मिल सकते हैं, लेकिन पढ़ने का सही तरीका क्या है बच्चे, वो हम लोगों को डिसाइड करके चलना पड़ेगा, ताकि हर लेवल के बच्चे के लिए यहाँ से बेनिफिट हो सके। ओके सर, शुरुआत करते हैं बच्चे। और एक पहला ही टर्म है लाइफ स्पैम के नाम से, जिसको आप लोग जानते हैं। ये लाइफ स्पैम से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आज तक कोई मैंने एग्जाम सेट ऐसा नहीं देखा है जिसमें नहीं पूछा गया हो। लाइफ स्पैम, जीवन काल जिसको हम लोग कहते हैं। तो पहले इसी से रिलेटेड हम सारी बातें क्लियर करते हैं, और जीवन काल पहले समझ में आएगा आपको, तो प्रजनन के मेथड्स भी आप कर सकते हैं। देखिए बच्चे, सामान्य शब्दों में लाइफ स्पैम या जीवन काल जो शब्द है ना, ये हमारे उस ड्यूरेशन को कहा जाता है। ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो अंतराल होता है, जो बीच में बच्चे आपका समय होता है, उसी को हमारे द्वारा कहा जाता है सर लाइफ स्पैन। अब ये पहली बात पढ़ के हमें ऐसा लगेगा सर बच्चों वाली बात है, पता नहीं कितनी बार, ये तो हम नहीं भी पढ़ते तो भी पता है बच्चे। फिर मैं आपसे पूछता हूं
इस लाइफ स्पैन के बारे में बच्चे, इज दिस डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म और सिमिलैरिटी इन साइज। ये मैंने क्वेश्चन जो आपके सामने अभी पुट किया है, ये पीछे आ चुका आपके पेपर में, मैं हिंदी में लिख देता हूं। क्या हम कह सकते हैं कि जीवन काल जीवों के आकार पर निर्भर करता है, या इसी दूसरे शब्द में बात को मैं ऐसे लिख सकते हैं, या समान आकार के जीवों में जीवन काल में समानता होती है। जीवन काल में समानता होती है। बच्चे ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है पहले, और मैं आपको कंप्लीटली उसी थीम पे पढ़ाऊंगा सारी चीजें। जिस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं वहीं से कंप्लीटली एनालाइज डाटा उठा करके आप सभी को रेलिवेंट करके पढ़ाऊंगा, ताकि साथ साथ में वो सारी पिछली चीजें भी आपके कवर हो जाए। तो भाई यहां आप सभी का सवाल उठता है जीवन काल के ऊपर। ठीक है सर, हमारा जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो समय है हमने बोल दिया, हालांकि कई अलग अलग स्टेज हैं, अभी पहले स्टेज पढ़ाऊंगा मैं इसके अंदर। बट मेरा एक सवाल ये है कि सर मान लीजिए अगर कुछ ऑर्गेनिज्म, 2 या 2 से ज्यादा जीव हैं, वे अगर अपने आकार में उनका साइज, बॉडी साइज अगर सिमिलर है, तो सर क्या थोड़ी बहुत सिमिलरिटी इस बात के आधार पर उनके जीवन काल में भी मिलेगी? मतलब समान आकार के जीव, क्या जीवन काल समान होता है? तो बच्चे यहाँ पर मेरा एग्जैक्टली जवाब अगर आप लोग जानने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं सर। यहाँ पर बहुत बच्चे फंसे थे पिछली बार जब पेपर में आया था, बहुत सारे बच्चे फंसे थे। यहाँ हम जो सोचते हैं हम फ्री होके सोचते हैं, हमारे ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ता, गलत जवाब सोचा हमने कि सही सोचा। लेकिन एग्जाम के अंदर जब बैठे तो ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं और ऐसी ही बातों के ऊपर भी हम गड़बड़ कर देते हैं। तो वो चीजें हमें नहीं करनी है, उन सारी चीजों की प्रैक्टिस यहीं पे करनी है। तो बच्चे मैंने कहा नहीं सर, बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होता है मेरे भाई। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं अगर पहला, तो एक आप क्रो का एग्जाम्पल ले लीजिए और एक पैरेट। क्रो कौवा और एक बच्चे आपका तोता, दोनों का साइज तो लगभग सिमिलरिटी है, लेकिन मेरे भाई इन दोनों के जीवन काल में बहुत अंतर होता है मेरे भाई। कौवा जो होता है लगभग 15 साल जीवन जीता है बच्चे। कौवे का जीवन काल अगर मैं कहूं तो समथिंग सर 15 ईयर का होता है। और पैरेट का अगर आप देखोगे मेरे भाई तो 150 ईयर्स के आसपास तक सर वो जीवित रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, उसका लाइफ स्पैन हो सकता है बच्चे। पैरेट के केस में कितना 125 या मैक्सिमम, जो मैं अगर बताऊं आपको 150 बोला मैंने, मैक्सिमम 150, या फिर ये सब जो 140 है ना, ये पिछली बार तुम्हारे ऑप्शन में था, लेकिन 150 तक हम लगा सकते हैं। बट आपकी अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो पिछली बार जब पूछा था 140 वहां पे दिया गया था और सही भी माना गया था बच्चे। तो 140 हो तो उसको लगा दीजिए, 150 भी लगा सकते हो, बट 140 साल एग्जैक्टली अगर आप एक डाटा पूछो जो हमारा कमीशन पहले स्वीकार कर चुका है, तो 140 साल के आसपास हो। देखो कितनी वैरायटी है, साइज सेम है मेरे भाई लेकिन वैरायटी है। अच्छा एक रैंडम एग्जांपल अगर मैं और भी आपको देना चाहूं तो 2 प्लांट का मैं एग्जांपल देता हूं, है ना। 2 प्लांट का एग्जांपल देता हूं बच्चे, जिनके अंदर एक सपोज करो आप लोग कि एक मैंगो ट्री ले लो और एक पीपल ले लो। 2 प्लांट ले सकते हो बच्चे, मैंगो, एक मैंगो ट्री ले लो और एक पीपल ले लो। अब देखो पीपल के कंपैरिजन में मैंगो का जो पेड़ होता है बहुत छोटा जीवन काल है। पीपल का तो सुना होगा ना आप सभी ने, कितना बड़ा जीवन काल होता है। खेतों में देखो अपने दादाजी वगैरह के टाइम से मेरे भाई, दादाजी वगैरह के टाइम से ये पीपल वगैरह के पेड़ आपको दिखाई दे सकते हैं मेरे भाई। और यहाँ पर मैंने कहा अब आम का पेड़ है सर, आम का पेड़ का जीवन काल तो कुछ ही वर्षों तक वो जीवन जीता है, उसके कंपैरिजन में छोटा, लेकिन साइज सेम है।
तो फर्स्ट थिंग बच्चे आप सभी के मस्तिष्क में क्लियर हो जानी चाहिए कि सर साइज के ऊपर ये जीवन काल लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता है। चलिए सर, पहला फैक्टर आप सभी को समझ में आ गया है और एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट आप लोग अभी हो गए हैं। इन लाइफ स्पैन के बारे में एक बात हमारी कही गई है जो सामान्यतः बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। मतलब कोई भी जीव अमर नहीं है, उसका कोई ना कोई जीवन काल है। लेकिन इस बात के साथ में एक बात आती है, एक्सेप्ट, इस बात के अपवाद हो सकते हैं कुछ। कौन अपवाद हो सकते हैं? सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ एक कोशिकीय जीव, कुछ एक कोशिकीय जीव मेरे भाई, कुछ एक कोशिकीय जीव इस बात का एक्सेप्शन, इस बात का अपवाद मेरे भाई हो सकते हैं। बट नॉर्मली क्या होता है, प्रत्येक जीव इमॉर्टल है, कोई भी जीव अमर नहीं है, उसकी मृत्यु जो है मेरे भाई वो निश्चित है। लेकिन सर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव हैं, सिंगल सेल वाले जीव हैं, उनमें ऐसा केस देखा जा सकता है। अब वो कैसे देखा जाएगा, उसके लिए आपको रिप्रोडक्शन का मेथड पढ़ना पड़ेगा। जब तक प्रजनन की विधि आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा सर कैसे इमॉर्टल, हम किस परसेप्शन से, किस सेंस में हम लोग उनको इमॉर्टल कह रहे हैं। ओके सर, अब बच्चे हमारा जो लाइफ स्पैन होता है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सामान्यतः 4 स्टेज में बटा होता है। लाइफ स्पैन, कई बार बच्चे इस कंप्लेंट करते हैं कि सर हम लोगों ने बहुत पढ़ाई करी लेकिन सर पेपर की लैंग्वेज समझ में नहीं आई। और लैंग्वेज समझ में ना आने के पीछे कई बार क्या होता है कि कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे हमें लाइफ स्पैन सुन के बहुत आसान लगता है कि यार जीवन काल, सर क्या ही बात है, तो पता है। लेकिन जीवन काल से रेलिवेंट अगर मैंने बोला 4 स्टेज, अब ये 4 स्टेजेस की बात आप लोग करने के लिए चलेंगे तो अब आपके पास कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जो आपने शायद नहीं सुनी होंगे अभी तक, और वही टर्म का मीनिंग आसान होता है लेकिन नहीं सुनी है, पेपर में कंफ्यूज कर देती हैं। तो मेरे भाई लाइफ स्पैन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ये 4 स्टेजेस से गुजरता है, 4 चरणों से मेरे भाई गुजरता है। 4 चरण से ये स्टेज आपको गुजरता हुआ दिखाई देगा। 4 स्टेज कौन कौन सी हैं सर? सबसे पहले हर बच्चा जानता है, देखो सामान्यतः जब हम जीवन काल के स्टेज की बात करते हैं तो उसको बर्थ नहीं बोलते हैं, उसको जन्म को कंसिडर नहीं करते, जन्म होने के बाद की चीजें हैं। और पहली स्टेज जो हम मानते हैं कि जब हम जीव के रूप में विकसित लगभग हो रहे हैं, पहली स्टेज हमारे द्वारा कही जाती है मेरे भाई जुवेनिलिटी, जुवेनाबिलिटी यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था, हम जब भी अपने लाइफ स्पैन की स्टेज की बात करते हैं तो ज्यादातर हम लोग उन स्टेज को कंसिडर करते हैं जहां पे हम अपनी बुद्धि से काम लेना शुरू कर देते हैं। तो जुवेनिलिटी ये कौन सी अवस्था होती है? ये पूरी की पूरी उस अवस्था को बोलते हैं कि जब हम अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं, यानी डेवलप हुआ नहीं होता। अब इसको साल में काउंट नहीं कर सकते, बाकी आप बोलो तो कह सकते हो समथिंग 14 साल के आसपास तक की जो एज है ऐसा बोल सकते हो। तो हम ये बोलते हैं सर, ये वो हमारे जीवन की अवस्था है डेवलपिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। यानी जिस समय पे हम प्रजनन अंगों का विकास कर रहे होते हैं, या बोल सकते हैं सर रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग तैयार हो रहे होते हैं, कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, प्रजनन की क्षमता उसका हम विकास कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं जुवेनिलिटी कहा जाता है। अब मैं कोई फिक्स ईयर्स में आपको रट्टा नहीं लगाना है, क्योंकि ईयर्स में इसलिए नहीं लगा सकते कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अलग होता है। जब हम ह्यूमन के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे तो ह्यूमन के बारे में इन सारी बातों का अंदाजा लगाएंगे। बट अभी हम जो शुरू कर रहे हैं चैप्टर, तो हम सारे जीवों को
एक साथ एक ग्रुप के अंदर पढ़ रहे हैं कि सभी जीवों के अंदर लगभग लगभग कौन कौन सी स्टेज आपको देखने को मिलती है। जुवेनिलिटी के बाद बच्चे, इसके बाद फिर आती है सर मैच्योरिटी। दूसरी जो स्टेज होती है लाइफ स्पैन की, मैच्योरिटी, बहुत यूज करते हो शब्द को, आज जान लो कि एक्चुअल मतलब क्या होता है। मैच्योरिटी, परिपक्वता, रिप्रोडक्शन सिस्टम के पर्सपेक्टिव में क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डेवलप्ड, डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी उस अवस्था को बोलते हैं जब हमारी प्रजनन क्षमता विकसित हो चुकी है और हमने प्रजनन करना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रजनन क्षमता हमारी जब विकसित हो चुकी है बच्चे और हमने प्रजनन करना स्टार्ट कर दिया है, तो उस अवस्था को बोलते हैं हम लोग मैच्योरिटी कहा जाता है बच्चे। अब सर तीसरी स्टेज, तीसरी अवस्था एजिंग बोलते हैं उसको, एजिंग, जरा अवस्था या वृद्धावस्था जिसको आप लोग बोलते हो, जरा अवस्था या वृद्धावस्था, एजिंग के नाम से प्यारे बच्चे इसको जाना जाता है। एजिंग का मीनिंग क्या है सर? नाम से वैसे ये फीलिंग हमें आ रही है कि एजिंग मतलब जब हमारी उम्र बढ़ती है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो डेट्रियोरेशन, गिरावट। गिरावट किस में? प्रजनन क्षमता में, हमारी बॉडी के फंक्शन करने की क्षमता में, कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। सामान्यतः यही बात आपकी कि हमारी बॉडी के अंदर जब हमारे प्रत्येक मैकेनिज्म जो है, बॉडी का जो फिजियोलॉजी है, उसके हर सिस्टम के अंदर अपने काम करने की क्षमता में जब गिरावट आने लगती है बच्चे, उसको बोलते हैं एजिंग, है ना। यानी कि हम अपने जीवन के अंदर वृद्ध हो रहे हैं, ऐसा हम बोलते हैं इसको। अच्छा, एजिंग जो होती है ना, इसके बारे में एक टर्म यूज की जाती है आजकल हमारे द्वारा, जिसको बोलते हैं हम सेनेस्केंस। एक शब्द यूज करते हैं बच्चे, सेनेस्केंस। ठीक है, हिंदी टर्म वही है, जरा अवस्था सीमा। मतलब आप ऐसा बोल दो, टर्मिनल, टर्मिनल स्टेज होती है ये सीमा होती, किसकी सीमा होती है? एजिंग की। जो एजिंग है यानी जिसके अंदर हम लोग वृद्ध हो रहे हैं, हमारे शरीर के प्रत्येक सिस्टम की जो अपना फंक्शन करने की कैपेबिलिटीज हैं बच्चे, वो जैसे जैसे डाउन हो रही हैं, गिरावट आ रही है उनके अंदर, तो हम बोलते हैं कि हम क्या हो रहे हैं? एजिंग हो रहा है। अब एजिंग की आखिरी अवस्था यानी मैक्सिमम गिरावट जितनी आनी थी वो आ चुकी है, तो टर्मिनल स्टेज को बोलते हैं। और इस टर्मिनल स्टेज के बाद भी मतलब जितना हमारी बॉडी वीकनेस, जो बॉडी के फंक्शंस हमारे स्लो होने थे हो चुके हैं, तो इसके जस्ट बाद में फिर अपनी फाइनल स्टेज आती है डेथ, मृत्यु। मतलब जस्ट ये जो आपकी सेनेस्केंस है, इसके जस्ट बाद ये टर्म जहां भी यूज होगा तो इसका मतलब होता है कि भाई अब हम आ चुके हैं कहां पे? डेथ की स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो ये 4 स्टेज हैं बच्चे सामान्यतः जो यूज की जाती हैं, किसके लिए? लाइफ स्पैम। लाइफ स्पैम नाम की जो टर्म है, उस टर्म को हम इन 4 शब्दों से मापते हैं, मेजर करते हैं बच्चे, तोलते हैं। याद रखिएगा आज के बाद इस चीज को। ओके सर, अभी मेरा उद्देश्य है आपको कि वो कुछ ऑर्गेनिज्म है, देखो रैंडमली ऐसा नहीं कर सकते कि हमने हर ऑर्गेनिज्म को अपने आस पड़ोस से पकड़ा और उसकी एज को हमने रट्टा मारना शुरू कर दिया। एक टीचर का यही बेनिफिट होता है बच्चे कि पूरे समुद्र में से कहां कहां से पानी निकालना है वो हम आपको गाइड करते हैं। तो इसी प्रकार से लगभग लगभग बच्चे 10 से 15 समथिंग समथिंग 12 मैंने आपके लिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स के नाम छाटे हैं, जो नाम आप लोग उनकी एज आपको याद रखनी है। हमारे सिलेबस, हमारे करिकुलम जो है ना, उसके आधार पे बिल्कुल जो आप एग्जाम को टारगेट करते हैं, लगभग 12 मैं आपको ऐसे नाम बताता हूं कि जिनकी आपको लाइफ स्पैम याद करना है। क्योंकि अभी हम लाइफ स्पैम को पढ़ रहे हैं बच्चे, तो लाइफ स्पैम आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में याद भी रखना पड़ेगा सर। 12 मैंने बोला आपको, जिनमें से 2 तो पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है। बटरफ्लाई, क्रो, पैरेट, है ना। तो लिख लेते हैं बच्चे इनको। लाइफ लाइफ स्पैम ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स।
कुछ कुछ जीवों के जीवन काल, कुछ जीवों के जीवन काल मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहला जो आपको याद करना है बच्चे, बटरफ्लाई, तितली जिसको हम कहते हैं। अब हिंदी मुझे नहीं लगता हिंदी इंग्लिश में यहाँ प्रॉब्लम होगी कि मैं बटरफ्लाई को तितली लिखूं, आप समझ गए होंगे। सो बटरफ्लाई के केस में बच्चे लगभग 1 से 2 हफ्ता, मैंने बताया 1 से 2 हफ्ता, मतलब आज कोई आपने बटरफ्लाई देखी तो हो सकता है कि 2 हफ्ते बाद तो उनके बच्चे आपको दिखाई देंगे। तो 1 वीक से 2 वीक ये इनका लाइफ स्पैम होता है, जीवन काल होता है हमारे ऑथेंटिक सोर्स के अकॉर्डिंग। क्रो का मैंने बताया था 15 वर्ष होता है क्रो। क्रो यानी कि बच्चे कौवा जो होता है सर, इसका 15 ईयर्स का जीवन काल होता है। तीसरा फिर एक पैरेट तोता जिसकी हम बात करें तो समथिंग समथिंग मैंने कहा था 140 वर्ष, 140 वर्ष बच्चे इनका क्या होता है, जीवन काल होता है। इसके बाद फिर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल लगभग 60 सालों तक जीवित रहता है बच्चे। क्रोकोडाइल मगरमच्छ जो होता है लगभग मेरे भाई 60 सालों तक इसका जीवन काल रहेगा सर। ठीक है, 60 ईयर्स तक रहता है क्रोकोडाइल के केस में। अच्छा, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं जिसको हम लोग, फलों के आसपास जो फ्लाई होते हैं, वो लगभग 1 महीने का होता है मेरे भाई। फ्रूट फ्लाई 1 मंथ का मेरे भाई इनका जीवन काल रहता है, लगभग 1 महीने के लिए इनका लाइफ स्पैन होता है अपने फ्रूट्स फ्लाई जो होते हैं। राइस के प्लांट का भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइस प्लांट, राइस प्लांट का बच्चे चावल का जो पौधा होता है इसका हमारे द्वारा माना जाता है सर लगभग लगभग 4 महीने, 4 मंथ इसका आप लोगों को कंसिडर करके चलना है। टॉर्टोइज कछुआ लगभग 100 से 150 साल जीतता है मेरे भाई। टॉर्टोइज बच्चे टॉर्टोइज यानी कछुआ सर 100 से 150 साल, 100 to 150 वर्ष जीतता है। एलिफेंट हाथी एलिफेंट बच्चे ये 60 से 75 वर्ष, 60 से 75 वर्ष बच्चे आपको जीवित दिखेगा। ये कुत्ता तो आपके आसपास रहता है, उसका जानते हो क्या, बताओ, अनुमान लगा के बताओ कुत्ता कितने वर्ष तक जीता, कितने ही आपने लाइफ में कुत्तों को जीवन व्यतीत करते करते और उसके बाद निपटते भी देखा होगा। तो लगभग लगभग 10 से 13 साल, सॉरी, लगभग लगभग 10 से 13 साल के आसपास एक कुत्ते का जीवन काल रहता है मेरे भाई। ठीक है, 10 से 13 वर्ष के आसपास तक एक कुत्ते का आपको जीवन काल देखने को मिलता है। घोड़े का मेरे भाई, घोड़ा लगभग लगभग आपकी जीवन की जितने समय आप अर्निंग करते हो उतना तक जीवित रहता है, 50 वर्ष लगभग मान सकते हो। हॉर्स यानी घोड़ा, ठीक है, 50 ईयर्स बच्चे, 50 वर्ष। अच्छा, बनियान ट्री बरगद का पेड़ इसको आप कुछ पीढ़ियां देख सकती हैं, लगभग लगभग 200 से 300 वर्ष। मतलब हो सकता है कि कोई बरगद का पेड़ आप लगाओ तो आपके बच्चों के बच्चे भी उसके छाया में बैठे। ठीक है, हाँ, सुजाता पाटिल बिल्कुल 10 से 12 वर्ष, सही बताया आपने जवाब।
अच्छा, अब इसके बाद में एक आप जिसको बोलते हो रेडवुड ट्री बोलते हैं सामान्यतः, या एक सिकुआ भी कहा जाता है उसको। रेडवुड ट्री बच्चे जिसको कहा जाता है, या उसको हम लोग सिकुआ भी बोलते हैं। ठीक है, ये रहता है मेरे भाई 3000 से 4000 वर्ष तक लगभग। तो ये लाइफ टाइम में भी इसमें देखिए आप लोग कितनी पीढ़ियां हमारी चली जाएंगी भाई। हो सकता है जितनी गई हो उससे उतनी ही और चली जाए, उससे भी ज़्यादा चली जाए। ठीक है, 3000 से 4000 वर्ष तक क्या होता है सर, ये अपना जीवन काल जीता है, अपना जीवन को व्यतीत करता है। ओके सर, समझ में आ गई बच्चे। तो ये मैंने छांट के आपको बताए हैं, इन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, सभी चीज़ों को। ओके सर, तो लाइफ स्पैम आपको क्लियर हुआ। लाइफ स्पैम के दौरान हमने जितने भी स्टेज पढ़े हैं, तो उन सारी स्टेज को बच्चे हमने कंसंट्रेट किया है, कंसिडर किया है एक फैक्टर के ऊपर, रिप्रोडक्शन के ऊपर। रिप्रोडक्शन की टर्मिनोलॉजी में ही होता है। देखो हमारे जीवन के जितने भी स्टेज हैं, हम एज ए सोशली एक सोशल पर्सन, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हम चाहे उसको कितने भी तरह से क्लासिफाई कर दे, लेकिन ओरिजिनलिटी, ओरिजिन से अगर हम जन्म से लेकर के, और अगर आप ह्यूमन बीइंग को समाज, नौकरी, इन सारी चीज़ों से हटा दो, तो हमारा जीवन जो चल रहा है ना, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है बच्चे? मेन उद्देश्य यही होता है कि अपने जैसे प्राणियों की संख्या बढ़ाना, उनके वंश को आगे बढ़ाना, ताकि इस पृथ्वी के ऊपर प्रकृति के अंतर्गत जितने संसाधन हैं, उन सारे संसाधनों का, उन संसाधनों को खाने वालों का, उन सब का बैलेंस बना रहे बच्चे। आपने जब एनवायरनमेंट इकोलॉजी वाली चीज़ें पढ़ोगे तो आप समझोगे फूड साइकिल जो हमारी होती, भोजन की जो चेन होती है, कौन किसको खाता है, कौन किसको मारता है, कौन क्या नहीं खाता, वो चेन जब आप समझोगे तो इस बात को पता लगेगा कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप नौकरी, समाज, कंपनी, व्यापार सबको हटा दो, अगर एक ह्यूमन बीइंग को जैसे हमारा जन्म होता है अगर वही कंसिडर करो, तो आप देखना कि हमारे लाइफ साइकिल के अंदर एक ही उद्देश्य होता है कि पहले हमें मैच्योर होना है, जब मैच्योर हो जाते हैं तो रिप्रोडक्शन करना है, अपने जैसी कुछ ऑफस्प्रिंग, कुछ संतान उत्पन्न करनी है, वो फिर आगे जाकर के फर्दर इस प्रकृति के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो इसलिए बच्चे अब लाइफ स्पैम का जो मेन उद्देश्य है, पढ़ना भी हमें वही शुरू करना है। मैंने आपको नाम बताया, रिप्रोडक्शन, प्रजनन सर, रिप्रोडक्शन या प्रजनन। बहुत गहराई से आपको बच्चे पढ़ना है। शुरुआत करते हैं सर पढ़ने की। देखिए बच्चे, रिप्रोडक्शन का सरल शब्दों में मतलब इतना सा होता है सर कि पहली बात तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो आपको बड़ी डेफिनेशन लिखने के नंबर मिलते थे। जब भी आप अपने स्कूल में पढ़ते थे तो आपको बड़ी डेफिनेशन लिखने के मार्क्स मिलते थे। अब कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आए हो, अच्छा कॉलेज में आप पढ़ते थे तब भी आपको बड़ी डेफिनेशन लिखने के नंबर मिलते थे। अब कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बात का आपने ध्यान रखना कि हमेशा डेफिनेशन को तोड़ के ही याद करना है, तोड़ के ही पढ़ना है, तोड़ के ही आपने लिखना है। कहीं भी लिखो तो अपनी कॉपी पे जहां प्रैक्टिस करो। कहोगे सर इसका क्या मतलब है? भाई डेफिनेशन वही बच्चा तोड़ दौड़ पाता है जिसका आईक्यू क्लियर है। और अगर आपने किसी भी बुक से एक डेफिनेशन का रट्टा मारने की कोशिश करी तो आप सोच लीजिए आईक्यू आपका कमजोर पड़ रहा है। आईक्यू तभी बन सकता है जब डेफिनेशन को तोड़ो, उसमें कितने फैक्टर शामिल हैं उन सारे फैक्टर को अलग अलग लिखो और उनको कंसिडर करो अपने ब्रेन के अंदर कि हाँ भाई इतनी इतनी तरह से इस चीज को हम याद कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा रिप्रोडक्शन अगर आपको बताना है तो पहली बात तो आप जो इसकी परिभाषा से तोड़ के निकालोगे ना वो क्या होगी कि सर ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया मतलब जिसमें जीव भाग लेते हैं, निर्जीव भाग नहीं लेते हैं। एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है सर जिसके अंदर क्या किया जाता है, जिस प्रोसेस के अंतर्गत एक ऑर्गेनिज्म राइज करता है ऑफस्प्रिंग को। यानी इसमें होता क्या है, एनी ऑर्गेनिज्म give rise to young one, give rise to young one, या बोल सकते हो ऑफ स्प्रिंग।
ऑफ सेम काइंड एज इटसेल्फ, यानी ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे नए नए जीव को उत्पन्न करता है। नए जीव को उत्पन्न करता है मेरे भाई, जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहलाती है सर। अब प्रजनन की जो प्रक्रिया हमारे द्वारा देखी जाती है मेरे भाई, वो हर ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर एक अलग मेथड को इवॉल्व कर रखा है। यानी सर एवरी ऑर्गेनिज्म evolve its own mechanism to reproduce। प्रत्येक जीव ने प्रजनन का अपना विभिन्न तरीका विकसित कर रखा है। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म मेरे भाई रिप्रोडक्शन का एक अलग मेथड विकसित करता है, एक अलग मेथड से रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन की प्रक्रिया करता है। ये जो अलग अलग मेथड है, अलग अलग मैकेनिज्म है बच्चे, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस मेथड से रिप्रोड्यूस करेगा, वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये फैक्टर्स आप लोग याद रखिएगा, बात छोटी सी फिर से कह रहा हूं, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हो जाती पेपर में इन चीजों को आंसर देना। पढ़ते टाइम जो जितनी चीज आसान लगती है, अगर एक भी बात उनमें से नहीं पढ़ी हो फिर एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। तो मेरे भाई फैक्टर्स मैंने कहा आपको कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहला होता है सर उसका हैबिटेट। सबसे पहला होता है सर हैबिटेट यानी आवास। जैसे बच्चे अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कुछ एम्फीबियंस उभयचर सुना होगा, या फिर फिश यानी मछलियां सुनी होंगी, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं मेरे भाई ये कि जिन ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत वो क्या करते हैं सर, अपनी जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, प्रजनन कोशिका होती है, उसको पानी में छोड़ते हैं, और पानी में छोड़ने के बाद फिर वो फीमेल कोशिका के साथ मिलता है। फिर फीमेल कोशिका के साथ मिलने के बाद फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है, फिर वहीं पर वो डेवलप होता है। मतलब उनको मेल फीमेल सेल को मैच होने के लिए, मिलने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे कुछ प्लांट में भी होता है, जो आपके लोअर कैटेगरी के प्लांट होते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा का नाम सुना होगा, थैलोफाइटा सुना होगा, तो कम विकसित प्लांट्स जो हैं इनमें भी ऐसा होता है, इनको भी रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आप सभी ने उभयचर यानी एम्फीबियन तो पढ़ा है। एम्फीबियन आप ऐसा बोलते हो कि सर जो जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं, लेकिन आप लोग देखना वो रहते लैंड पे ही हैं, पानी में जाते हैं यही रिप्रोडक्शन करने के लिए, प्रजनन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पानी में जाते हैं। रहेंगे आपके आसपास लैंड पे ही, चिंता मत करिए वो। ओके, तो हैबिटेट आवास कैसा है जहां पे आप रह रहे हो उस पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जो मेल या फीमेल डिसाइड होता है वो टेम्परेचर पर डिसाइड होता है, कि बाहर अपने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ठंडा है, गर्म है तो फीमेल पैदा होएगी, अगर वो ठंडा है तो मेल पैदा होएगा। कुछ जीवों में ऐसा भी होता है, जैसे लिजार्ड वगैरह, छिपकली वगैरह होती हैं। अच्छा, कई बार इससे प्रॉब्लम भी आ जाती है। अब आजकल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, कुछ कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर कुछ एरिया ऐसे हो गए जहाँ पे किसी न किसी जीव की मेल प्रजातियाँ ज़्यादा पैदा हो रही हैं, किसी की फीमेल प्रजातियाँ ज़्यादा पैदा हो रही हैं, तो उससे हमारे एटमॉस्फेयर को दिक्कत भी होती है। ठीक है, हैबिटेट के बाद में बच्चे दूसरा फैक्टर होता है सर फिजियोलॉजी।
उस ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी यानी कार्य की बोल सकते हो, यानी कि सर उसकी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम हैं, उन सिस्टम जैसे हमारी बॉडी के अंदर है, हमारा प्रजनन तंत्र के अलावा और भी तो सिस्टम है, जैसे हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी परिवहन तंत्र है बच्चे। तो जितने भी ये सारे सिस्टम है ना, हमारी बॉडी के जितने भी बच्चे अलग अलग सिस्टम अलग अलग तंत्र हैं, ये सारे के सारे सिस्टम सारे के सारे तंत्र मिल करके कैसी संरचना कैसे काम करते हैं, हर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग होते हैं। किसी में हार्ट के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 13 भी होते हैं। किसी के प्रजनन तंत्र जो होता है वो एक्सक्रीटरी के साथ रिलेटेड होता है, किसी में नहीं होता। तो ये फिजियोलॉजी जो हमारी संरचना है, ये जो कार्य करने की कैपेसिटी है, हर ऑर्गेनिज्म के अलग है, तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन का मेथड भी अलग होगा सर। इनके अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि आप पढ़ते पढ़ते सीखोगे, तो मैं यहाँ फिलहाल के लिए लिख देता हूँ अदर फैक्टर। अदर फैक्टर यानी सर अन्य कारक। तो ये आप पढ़ते पढ़ते इन सारी चीज़ों को बच्चे सीखेंगे, याद रखिएगा। ओके सर, उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी बच्चे, जो मैंने यहाँ तक आपको बताई है। इसके बाद अब हम एक्चुअल में जो मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के, उन सारे मेथड्स का पहले क्लासिफिकेशन करेंगे बच्चे। ब्रॉडली कितने टाइप से होता है रिप्रोडक्शन, सारे ऑर्गेनिज्म को अगर एक कंबाइन मान लिया जाए तो, जिसमें प्लांट, एनिमल्स, सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स जितने भी हैं सबको शामिल करके, और ब्रॉडली कितने टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हो रिप्रोडक्शन के मेथड को। फिर प्रत्येक मेथड को डिटेल में विद एग्जांपल्स हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा, और जितनी भी हमारी प्रकार की चीज़ें हैं वो हो जाएंगे पॉसिबल। तो चलिए बच्चे, आज फिर यहाँ तक करते हैं। अगली कक्षा के अंदर हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे, और रिप्रोडक्शन की जो विभिन्न मेथड्स हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज यहाँ तक करते हैं बच्चे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस करें और अपने शुरुआत करें अपने जीवन के अंदर जो आपका लक्ष्य है उन लक्ष्यों को पूरा करने की। मिलते हैं बच्चे अगले सेशन में। जय हिंद भाई।